आज की कहानी एक ऐसी जगह की है जो कभी बच्चों की हंसी और खुशी से गूंजती थी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ खामोशी और एक गहरा राज छुपा है। ये कहानी है फ्रेडे फिज़बियर की। कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही डर और घबराहट के साथ। हम एक पुरानी और खंडर बिल्डिंग के अंदर हैं। अंधेरा है यहाँ और एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। वो बुरी तरह डरा हुआ है, कॉरिडोर्स में इधर से उधर भाग रहा है, किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा है जो हमें दिख तो नहीं रही लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही है। वो एक वेंट यानी हवा आने वाले रास्ते से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अनजान ताकत अचानक से उसे खींच लेती है। उसे घसीटकर एक डार्क रूम में लाया जाता है और उसे एक अजीब सी मैकेनिकल चेयर पर बांध दिया जाता है। इस मशीन में एक मास्क लगा है जिसमें तेज धार वाले ब्लेड्स घूम रहे हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, इस मास्क से बचने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन मुंह उसका बंद कर देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। ये बस झलक थी उस खतरे की जो आगे आने वाला है। अब हम आते हैं आज के वक्त में, जहां हम अपने मेन हीरो माइक से मिलते हैं। माइक एक ऐसा लड़का है जो अंदर से टूट चुका है। उसकी लाइफ बिखर रही है। वो एक मॉल में सिक्योरिटी की जॉब करता है, लेकिन वो है किसी गहरे सदमे में। रात को उसे नींद नहीं आती। वो दवाइयाँ खाता है और सपनों के बारे में एक किताब पढ़ता है। माइक को लगता है कि अगर वो अपने ख्वाबों को कंट्रोल कर ले तो वो अपनी पास्ट की यादों में वापस जाकर वो चीज ढूंढ सकता है जो उसने मिस कर दी थी। फिर हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है। मॉल में काम करते हुए उसे एक मरतबा गलत फहमी हो जाती है। उसे लगता है कि एक आदमी एक बच्चे को किडनैप कर रहा है। बिना सोचे समझे वो उस आदमी को मारने लग जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो उस बच्चे का बाप था। अब उसकी इसी गलती की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। पहले तो माइक की पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा उलझी हुई थी और अब तो उसके पास जॉब भी नहीं रही थी। उसके पेरेंट्स भी अब इस दुनिया में नहीं है और उसे सबसे ज्यादा टेंशन अपनी छोटी बहन की है, जिसकी जिम्मेदारी अब उसी पर है। अभी बाकी बच्चों जैसे नहीं है। उसकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग है। वो खामोश रहती है और सब बच्चों से अलग थलग भी। वो किसी से बात नहीं करती और ज्यादा अपनी ड्राइंग्स में ही खोई रहती है। असल दुनिया में तो उसका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन उसने अपनी इमेजिनरी लाइफ में, अपने ख्यालों की दुनिया में बहुत सारे दोस्त बनाए हुए हैं। माइक तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उसे अच्छे से संभालने की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माइक के पैसे खत्म हो रहे हैं और उस पर मसला ये है कि जेन नाम की एक औरत एबी के पीछे पड़ी हुई है। वो एबी की कस्टडी लेना चाहती है, इसलिए नहीं कि उसे एबी से प्यार है, बल्कि वो एक लालची औरत है। उसे मतलब है उन पैसों से जो गवर्नमेंट फोस्टर केयर को देती है। माइक को ये भी डर है कि जैसे ही जेन को पता चलेगा कि माइक की जॉब चली गई है, उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं, वो फौरन उसकी कस्टडी ले लेगी। जेन ने तो एक लॉयर भी हायर किया हुआ है ताकि वो कोर्ट में ये साबित कर सके कि माइक एबी का ख्याल नहीं रख सकता। एबी को अपने पास रखने के लिए माइक को जॉब करने की सख्त जरूरत है। वो स्टीव रेगलर नाम के एक करियर काउंसलर के पास जाता है। स्टीव उसका जॉब्स का खराब रिकॉर्ड देखकर कहता है कि अब तो बस तुम्हारे लिए एक ही जॉब बची है, फ्रेडी फिज़बियर नाम के एक बंद पड़े एंटरटेनमेंट सेंटर की नाइट ड्यूटी करने की, यानी वहाँ नाइट सिक्योरिटी गार्ड। स्टीव बताता है कि ये जगह 80s में बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर थी, लेकिन अब सालों से बंद है। उस जगह का ओनर थोड़ा सा इमोशनल है और उस जगह को बेचना नहीं चाहता, इसीलिए वहाँ पर आज तक कुछ और नहीं बना। वहाँ का सामान वगैरह चोरी ना हो जाए, इसीलिए वो हमेशा वहाँ पर डे और नाइट सिक्योरिटी गार्ड रखता है। जॉब काफी अजीब थी, जगह भी डरावनी थी, जॉब के लिए पैसे भी बहुत कम मिल रहे थे, लेकिन माइक के लिए अभी फिलहाल कोई भी जॉब होना जरूरी था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने ये जॉब एक्सेप्ट कर ली। अपनी पहली रात को माइक फ्रेडी फिज़बियर पहुंचता है। ये जगह वैसे ही है जैसे 80s में थी, बस अब हर जगह धूल और जाले लगे हैं। वो डाइनिंग एरिया में आता है और वहाँ पर बड़े बड़े रोबोट्स को देखता है। फ्रेडी फिज़बियर जो कि एक बियर है, बॉनी जो कि एक रैबिट है और चिका जो कि एक चिकन है, कभी वो भी इन सबसे इम्प्रेस हुआ करता था। ये भी उसके फेवरेट कार्टून हुआ करते थे। यहीं पर पर्दे के पीछे एक फॉक्सी नाम की एक पायरेट फॉक्स भी थी। ये सभी रोबोट्स कभी बच्चों के लिए नाश्ते गाते थे, लेकिन अब वो वहाँ पर सालों से जमे खड़े हैं। माइक यहाँ के ऑफिस में बैठता है और बैठते ही नींद की गोली खा लेता है, क्योंकि वो सोना चाहता है ताकि वो ख्वाब देख सके। अपने ख्वाब के जरिए वो अपनी बचपन की यादों में पहुंचना चाहता है, जब वो अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग के लिए गया था। ख्वाब में वो देखता है कि उसका छोटा भाई एक टॉय प्लेन के साथ खेल रहा था, लेकिन अचानक ही एक आदमी आकर उसे पकड़कर अपनी कार में डालकर ले जाता है। ये माइक के लिए एक नाइटमेयर था, एक बुरा सपना था जो उसे बार बार आता था। माइक कार के पीछे भागता है, चिल्लाता है, लेकिन वो कभी कार तक पहुंच नहीं पाता।
वो कोशिश करता है कि उस किडनैपर का चेहरा देख ले, लेकिन वो हर बार नाकाम रहता है। डर उसका इतना बढ़ जाता है कि यहाँ असली दुनिया में उसकी नींद खुल जाती है और इस टाइम वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। इधर माइक तो अपनी जॉब आराम से कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आंटी जेन उसी के खिलाफ प्लान बना रही थी। वो एबी की बेबी सिटर मैक्स और मैक्स के भाई के साथ मिलती आती है, उन्हें पैसे देती है और टारगेट देती है कि जहाँ पर माइक जॉब करता है वहाँ पर घुसकर तोड़फोड़ कर दो। चेन का प्लान है कि अगर ये जगह तबाह हो गई तो माइक को जॉब से निकाल दिया जाएगा और कोर्ट में ये साबित हो जाएगा कि वो एक जिम्मेदार इंसान नहीं है। फिर दूसरी रात माइक दोबारा अपनी जॉब के लिए जाता है और वहाँ पर उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलती है। ये ऑफिसर काफी अजीब थी, उसे सुनसान बिल्डिंग के बारे में जरूरत से ज्यादा ही पता था। वो यहाँ पर खड़े हुए रोबोट्स को देखते हुए बताती है कि 80s में यहाँ से 5 बच्चे गायब हो गए थे। पुलिस ने सालों ये पूरी जगह छानी, लेकिन उन बच्चों की बॉडीज कभी नहीं मिली। ऑफिसर बताती है कि असल में यही वो वजह है जिसकी वजह से आज तक ये जगह बंद है। ये ऑफिसर माइक को वार्न करती है कि ये जगह लोगों के दिमाग के साथ खेलती है, इसलिए यहाँ पर संभल कर रहना। माइक उसकी बातों को इग्नोर कर उसके जाते ही अपनी नींद की गोली खाकर सो जाता है और उसके सोते ही आंटी जेन के हायर किए हुए मैक्स और उसका भाई इस बिल्डिंग में आकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। वो किचन का सामान फेंक रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यहाँ का माहौल बदल जाता है और हम देखते हैं कि स्टेज पर खड़े हुए सभी के सभी रोबोट्स हिलने लग जाते हैं और यहाँ पहली बार हमें महसूस होता है कि वो सिर्फ मशीन्स नहीं है, उनमें कुछ और ही है। एक एक करके वो सारे जो इस जगह को तबाह करने आए हुए थे वो सब मारे जाते हैं। किसी को किचन में चीका मारती है तो किसी को बॉनी स्प्लाई क्लोसेट में घेर लेता है। फॉक्सी एकदम से कॉरिडोर में उन सबके सामने आकर उन पर हमला करता है। इन शॉर्ट सभी के सभी रोबोट्स जैसे जिंदा होकर यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं। यहाँ तक कि चिका के हाथ में जो छोटा सा कप केक भी था वो भी जिंदा हो गया था और उसने भी इस लड़ाई में पूरा हिस्सा लिया था। यहाँ तक कि ये सब लोग खत्म हो जाते हैं। आखिर में मैक्स जो कि बाहर बाकी लोगों का वेट कर रही थी, जब वो बाकी लोगों को देखने के लिए अंदर जाती है तो अचानक से एक परछाई उसके पीछे पड़ जाती है। मैक्स को भी वो परछाई किसी इंसान की लग रही थी, इसीलिए मैक्स खुद उस परछाई का पीछा करती है और उन रोबोट्स के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद उसका भी अंजाम वही होता है जो बाकी सबका हुआ था। माइक तो बेचारा सोया हुआ था, उसे तो कुछ पता भी नहीं था कि यहाँ क्या हो गया। जब वो सोकर उठा तो ये जगह बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। यहाँ पर जो टेबल्स टूटे थे वो गायब हो चुके थे और जो इंसान यहाँ पर मरे थे उनका तो नामो निशान ही नहीं था। बेचारे माइक को तो ये अंदाजा भी नहीं हुआ कि यहाँ पर कितना बड़ा खून खराबा हो चुका है। वो अपनी ड्यूटी पूरी कर घर वापस आ जाता है। अब अगली रात जब वो ड्यूटी पर जाने वाला था तो पता चलता है कि उसकी बहन की बेबी सिटर यानी मैक्स, जो कि कल उसी जगह पर मारी गई है, वो अब उसके घर ड्यूटी पे नहीं आ रही। उसे फोन भी किया है पर वो फोन भी नहीं उठा रही, तो अब माइक को ही मजबूरी में एबी को अपने साथ अपने काम पर ले जाना पड़ता है और यहाँ से कहानी का प्लॉट पूरी तरह बदल जाता है। इस एरिया पहुंचकर एबी डरती नहीं, वो घूमते हुए स्टेज की तरफ जाती है। माइक भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन हैरान होकर वो ये देखता है कि वो बड़े बड़े रोबोट्स, एबी उनसे डर नहीं रही थी बल्कि वो सारे रोबोट्स एबी के साथ खेल रहे थे। इन्हीं रोबोट्स ने कल इतना खून खराबा मचाया था, इन्होंने अब एबी को मारा नहीं। वो तो एबी के खेलने के लिए यहीं पर टेबल और चेयर्स का यूज करते हुए एक फोर्ट भी बना देते हैं। यहाँ पर एबी उनके साथ मिलकर डांस भी करती है और ये सब उसके लिए क्लैप भी करते हैं। माइक इस टाइम शदीद कंफ्यूज भी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और डरा हुआ भी है। उसकी इसी हैरानी के दौरान यहाँ पर वही ऑफिसर आ जाते हैं जो पहले माइक को यहाँ पर होने वाले हादसे के बारे में बता कर गई थी। वो उन 5 रोबोट्स को एबी के साथ खेलते हुए देखकर बिल्कुल हैरान नहीं होती और माइक जब इसकी वजह पूछता है तो वो ऑफिसर बताती है कि मैंने जिन 5 बच्चों के बारे में तुम्हें बताया था कि वो गायब हो गए हैं, असल में वो मर गए हैं और उन 5 बच्चों की सोल्स अब इन रोबोट्स के अंदर हैं और वही सोल्स एबी के साथ खेल रही हैं। यहाँ पर माइक को भी एक बहुत ही अजीब एहसास होता है और उसे पता चलता है कि वो अपने ख्वाबों में जिन बच्चों को देखता था वो बच्चे और कोई नहीं बल्कि यही बच्चे हैं और ये बच्चे भी उसके भाई के किडनैप होते वक्त वही थे। उसे एहसास होता है कि अगर वो इन बच्चों से बात करने की कोशिश करे तो शायद ये बच्चे उस किडनैपर के बारे में कुछ बता दे जिस किडनैपर ने माइक के भाई को किडनैप किया था। यहाँ पर माइक अपना प्लान बना रहा था तो वो रोबोट्स अपना प्लान बना रहे थे। रोबोट्स के इरादे हमें कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। एबी के वो दोस्त तो बन गए थे, लेकिन अब वो चाहते थे कि एबी हमेशा उनके साथ रहे और एबी हमेशा उनके साथ ऐसे ही रह सकती थी जैसे वो रह रहे थे, यानी मरने के बाद। वो एबी को मारना चाह रहे थे ताकि एबी मरने के बाद उन्हीं की तरह एक रोबोट बन जाए।
दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं। माइक जानबूझकर बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेता है ताकि वो एक गहरे ख्वाब में जा सके और ख्वाब में जाकर वो इन बच्चों से बात कर सके और मदद मांग सके। फाइनली उसका प्लान काम भी करता है। अपने ख्वाब में वो उन 5 बच्चों से मिल भी लेता है और उनसे मदद भी मांगता है। वो उन बच्चों से कहता है कि प्लीज मुझे मेरे भाई गैरेट से मिलवा दो। वो बच्चों की सोल्स माइक की बात मान जाती हैं, लेकिन उसके सामने उससे पहले एक शर्त रख देती हैं कि तुम यहाँ इस ख्वाब में अपने भाई के साथ हमेशा रह सकते हो, बल्कि वैसे ही जैसे तुम उसे याद करते हो, लेकिन बदले में हमें एबी चाहिए। माइक जो अपने भाई के गम में पागल था, उसे समझ ही नहीं आती कि एबी भी उसकी बहन है और अपने भाई के मिलने की खुशी में वो एबी की कुर्बानी के लिए मान जाता है और हाँ कह देता है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो जाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चिल्लाता है, नहीं नहीं, ये सब वापस ले लो, मैं अपने भाई से नहीं मिलना चाहता। लेकिन अब तो डील हो चुकी थी। ख्वाब में ही अब वो बच्चे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और माइक दर्द में चीखते हुए रियल वर्ल्ड में जाग जाता है। जब वो जागता है तो वो खुद को उसी टॉर्चर चेयर पर बंधा हुआ पाता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। वो रोबोट्स उससे मारना चाहते हैं ताकि वो एबी को उससे दूर ना ले जा सके। यहाँ माइक अपनी सूझबूझ से काम लेता है। वो एक टीचर का इस्तेमाल करता है और मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। जब माइक वहाँ अपनी जान बचा रहा था तभी पीछे उसके घर बहुत बुरा हो रहा था। वो गोल्डन फ्रेडी, वो पहला वाला भालू माइक के घर पहुंच जाता है। वहाँ आंटी जीन थी जो माइक का वेट कर रही थी ताकि वो उसे परेशान कर सके, लेकिन गोल्डन फ्रेडी आंटी जीन को मार देता है और एबी को अपने साथ वापस उसी डरावने पिज़ेरिया में ले जाता है। माइक जो बुरी तरह जख्मी है और अंदर से हिल चुका है, किसी तरह पुलिस स्टेशन के बाहर उसी पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम है वनीसा। वो वनीसा से सच पूछता है, कहता है कि मुझे अभी के अभी सब कुछ जानना है। यहाँ अगर वनीसा भी आखिरकार उसे सच बता देती है, जो सच माइक से जुड़ा हुआ था। वनीसा बताती है कि तुम्हारे भाई का किडनैपर असल में मेरे ही डैड थे। वो कहती है कि मेरे डैड बहुत ही ज्यादा जालिम थे। यहाँ पर एक येलो रैबिट सूट में बच्चों को एंटरटेन करने का काम किया करते थे और फिर बच्चों को भेला फुसला कर उन्हें अपने साथ ले जाया करते थे। वो एक साइको किलर थे। उन्होंने ही उन 5 बच्चों को भी मारा था जो आज तक किसी को नहीं मिल पाए, क्योंकि उन्होंने उन 5 बच्चों को मारकर उनकी बॉडी को उन्हीं रोबोट्स के अंदर छुपा दिया था। इसलिए पुलिस कभी उन बॉडीज को भी नहीं ढूंढ पाई। और उससे भी डरावनी बात ये थी कि अब उसके डैड उन बच्चों को और उनकी सोल्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। वनीसा माइक को वार्न करती है कि वापस मत जाओ, वरना मेरे डैड उन सोल्स के हाथ तुम्हें भी मरवा देंगे। वो बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन माइक कहता है कि वो अपनी छोटी बहन को वहाँ मरने नहीं दे सकता। वो वनीसा से कुछ वेपन्स और इक्विपमेंट्स लेता है और वापस उस डरावनी जगह के लिए निकल पड़ता है। वनीसा भी जो आज तक अपने डैड से डरती थी, आज हिम्मत जुटाती है और माइक की मदद के लिए उसके पीछे चल पड़ती है। जैसे ही माइक पिज़ेरिया के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। वो रोबोट्स एबी को पकड़ चुके हैं और जबरदस्ती एक मैकेनिकल सूट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सूट बंद हो गया तो एबी बुरी तरह कुचली जाएगी। माइक अंदर घुसता है और टीजर से रोबोट को करंट लगाता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। माइक जल्दी से अपनी बहन एबी को वहाँ से खींचता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी वहाँ पर एक नई मुसीबत आती है। येलो रैबिट वहाँ पहुँच जाता है। ये वही येलो रैबिट था जो उन बच्चों की ड्राइंग्स में भी था। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो माइक को बहुत ही आसानी से उठाकर पटक देता है। जब वो अपना मास्क उतारता है तो माइक के होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि स्टीव खुद था, वही करियर काउंसलर जिसने माइक को ये जॉब दी थी। और यहाँ पर वो माइक के सामने ये भी कन्फेस कर लेता है कि उसने ना सिर्फ माइक के भाई को मारा था, बल्कि यहाँ पर जो 5 बच्चे मरे थे उसको भी उसी ने मारा था। वो कहता है आज वो माइक का भी वही हाल करेगा जो उसने माइक के भाई का किया था। यहाँ पर इनके दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो माइक को मारने की कोशिश करता है और माइक अपने आप को बचाने की, पर वो आदमी माइक पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही वो माइक पर आखिरी वार करने वाला होता है, वनीसा वहाँ गन लेकर पहुंच जाती है। ये वनीसा के ही डैड थे। वो अपने ही डैड पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन उसके डैड यानी स्टीव हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझ पर कभी गोली नहीं चला सकती। तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि तुम अपने डैड पर गोली चलाओ। तुम हमेशा डरती रही हो। लेकिन वो पीछे नहीं हटती और गुस्से में आकर वो आदमी अपनी ही बेटी के ऊपर चाकू मार देता है। यहाँ पर माइक और वनीसा दोनों ही जख्मी हालत में फंस जाते हैं। रोबोट्स कंफ्यूज होकर ये सब देख रहे हैं।
उन्हें अभी भी लगता है कि स्टीव नाम का ये आदमी, जो कि असल में वेनिसा का डैड है, वो इनका दोस्त है, उनका लीडर है। लेकिन एबी जो ये सब देख रही है वो समझ जाती है कि उसने क्या करना है। वो अपने कैनवन कलर्स उठाती है और नई ड्राइंग बनाती है जिसमें वो दिखा रही थी कि किस तरह ये येलो रैबिट बच्चों को चोट पहुंचाता है। वो ड्राइंग स्लाइड कर रोबोट की तरफ भेज देती है। रोबोट्स जैसे ही उस ड्राइंग को देखते हैं तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उन्हें सब याद आ जाता है। उन्हें याद आ जाता है कि ये येलो रैबिट उनका दोस्त नहीं बल्कि वही शैतान है जिसने उनकी जान ली थी। फाइनली ये सारे रोबोट्स उस घिनौने आदमी के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं और अब घूमकर उसी आदमी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। स्टीव को समझ आ जाता है कि बाजी पलट चुकी है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो अकेला पड़ गया है। तभी चीका वो छोटा सा कपकेक उछालता है जो कपकेक उस आदमी के सूट को काट लेता है। ये सूट पुराने स्प्रिंग लॉक मैकेनिज्म से बना हुआ था। इसके खुलते ही लोहे के क्लैंप्स जोर से बंद होते हैं और उन क्लैंप्स के बंद होने की वजह से उस आदमी का जिस्म उसी सूट के अंदर जकड़ा जाने लगता है। यानी वो सूट उस आदमी को कुचलना शुरू कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह उसने बच्चों को कुचला था उन्हें रोबोट्स के अंदर डालकर। वो दर्द में चीखता है और आखिरी बार चिल्लाता है, आई ऑलवेज कम बैक, मैं हमेशा वापस आता हूँ। रोबोट्स उसे घसीट कर अंधेरे में ले जाते हैं ताकि वो वहाँ तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। बिल्डिंग हिलने लगती है जैसे ये सब खत्म होने वाला हो। माइक जल्दी से जख्मी वेनिसा को सहारा देता है और साथ ही एबी का हाथ पकड़ता है और ये तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि वेनिसा हॉस्पिटल में है, कोमा में है लेकिन जिंदा है। माइक और एबी उससे मिलने आते हैं। अब माइक और एबी के बीच वो दूरियां खत्म हो चुकी हैं जो पहले थी। एबी को हमेशा लगता था कि माइक उसका ख्याल नहीं रखता, लेकिन उस हादसे के बाद एबी जान गई थी कि माइक ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसका ख्याल रखता है और रख सकता है। माइक ने भी अपने पास्ट के ऑब्सेशन को छोड़ दिया था क्योंकि उसका भाई का कातिल मर चुका था, उसका बदला पूरा हो गया था, इसलिए अब वो भी जिंदगी में आगे बढ़ गया था और अब उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए जीने का फैसला किया था। और ऐसे ही इन दोनों को साथ दिखाते हुए ये वाली मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और अब इसी मूवी के पार्ट 2 की शुरुआत होती है एक बहुत ही वाइब्रेंट और खुश माहौल से। यहाँ पर फ्रेडी हाउस नाम की एक जगह है जहाँ पर बच्चों का एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल चल रहा है। बच्चों की हंसी खुशी, यहाँ के म्यूजिक, लाइट्स, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। पर इसी भीड़ में एक छोटी बच्ची है शार्लेट। शार्लेट बाकी बच्चों की तरह एंजॉय नहीं कर रही, उसकी नजर कहीं और है। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। तभी उसका दोस्त वेनिसा उसे खेलने के लिए बुलाता है, पर शार्लेट का ध्यान एक अंधेरे कोने में जाता है। वहाँ वो दिखती है कि फ्रेडी, जो कि अब एक बड़े भालू जैसा रोबोट है, एक छोटे बच्चे को उठाकर चुपके से ले जा रहा है। शार्लेट घबरा जाती है और ये बात जाकर लोगों को बताती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। उससे बड़ी उम्र के लोग उसे कहते हैं कि इसका तो दिमाग ही ठीक नहीं है। वो बच्ची हालांकि सच बोल रही है पर कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा। इसके बावजूद भी शार्लेट हार नहीं मानती और उस बच्चे को बचाने के लिए अकेले ही उस अंधेरे एरिया में चली जाती है। वहाँ वो उस बच्चे को तो बचा लेती है, पर जैसे ही वो पलटती है फ्रेडी उस पर अटैक कर देता है और शार्लेट की वही मौत हो जाती है। ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है पर लोग इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट मानकर भूल जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था। अब कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है और हम देखते हैं माइक को और उसकी छोटी बहन एबी को। माइक और वेनिसा अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज भी हैं। पर वेनिसा की लाइफ अब नॉर्मल नहीं है। वेनिसा को हर रात वही पुराने नाइटमेयर आते हैं जहाँ फ्रेडी उसे डराता है। दूसरी तरफ एबी है जो माइक की जान है। अब वो स्कूल जाती है। स्कूल में जब उसके फ्रेंड्स उससे डरावनी स्टोरी सुनने की जिद करते हैं तो एबी उन्हें फ्रेडी हाउस की सच्चाई बताती है। वो कहती है कि जो भी वहाँ जाता है वो मारा जाता है और उस बच्चे या इंसान की सोल वहाँ पर मौजूद रोबोट्स के अंदर कैद हो जाती है। एबी की स्कूल लाइफ भी काफी स्ट्रगल भरी है। उसके टीचर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि एबी की फैमिली का पास्ट थोड़ा डार्क रहा है। स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट चल रहा होता है जहाँ सबको रोबोट्स बनाने हैं। टीचर एबी को धमकी देता है कि अगर 7 दिन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो वो उसे निकाल देंगे। माइक बेचारा कोशिश तो बहुत करता है एबी की हेल्प करने की, पर वो खुद अपनी लाइफ में काफी परेशान है। एक दिन माइक और वेनिसा डेट पर जाते हैं और वहाँ वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। वो दोनों जानते हैं कि जब तक वो अपने पुराने डर का सामना नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माइक जब घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि एबी
चुपके से फ्रेडी हाउस गई है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। वो चाह रही थी कि वो वहाँ से कोई रोबोट उठा लाएगी और इस तरह उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बात माइक को पता चलती है कि वो फ्रेडी हाउस गई है, डर के मारे उसका हाल बुरा हो जाता है और वो भी फौरन फ्रेडी हाउस की तरफ भागता है। वहाँ उसे एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि फ्रेडी एक किलर है और अगर सच जानना है तो एक नंबर पर कॉल करो। माइक एबी को लेकर घर तो आ जाता है, पर उसे अब ये भी समझ आ गया है कि कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा है। अब स्टोरी में एंट्री होती है कुछ यंग टीन एजर्स की, जो सिर्फ सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए फ्रेडी हाउस में घुस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वीडियो बनाएंगे तो वायरल हो जाएंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। वहाँ लिसा नाम की एक लड़की को एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जो बहुत ही ज्यादा पुराना है। जैसे ही वो उसे बचाती है, यहाँ रखा हुआ एक बड़ा सा बॉक्स हिलने लगता है और उसमें से निकलता है मैरोनेट, एक ऐसा खिलौना जो दिखने में तो इनोसेंट है पर है बहुत ही खतरनाक। मैरोनेट लिसा पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते वहाँ पर खून की नदियाँ बहने लग जाती हैं। एक लड़का पानी में गिर जाता है जहाँ छोटे छोटे पुतले उससे मार डालते हैं। इन सब के पीछे मिशेल नाम का एक लड़का था जो चाहता था कि ये रोबोट्स फिर से जिंदा हो जाएं और इसीलिए उसे सोल्स की जरूरत थी। उसने अपने ही दोस्तों को धोखे से मरवा दिया, लेकिन यहाँ पर जो लोग आए थे वो इसी के दोस्त थे। दूसरी तरफ वनीसा की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। उसे अब दिन में भी हेलुसिनेशंस होने लगे हैं। उसे अपने डैड की आवाज सुनाई देती है जो उसे डराते हैं, पर इस मर्तबा वनीसा ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो नहीं डरेगी। वो अपने ख्वाबों में अपने डैड का सामना करती है और उन पर गोली चला देती है। इस तरह अपने ख्वाब में अपने डैड को मारकर उसने असल दुनिया में अपने डर को मौत दे दी थी। यहाँ पर एबी को फ्रेडी का एक मास्क मिलता है जो बोलने लगता है। ये मास्क एबी को कुछ इस तरह से बहला फुसला देता है कि अब एबी को लगने लगा था कि वो सारे रोबोट्स जो कभी उसके जान के दुश्मन हुआ करते थे अब वो उसके दोस्त बन गए हैं। वो उन्हीं रोबोट्स को अपने स्कूल फेस्टिवल में भी ले जाते हैं, क्योंकि स्कूल में उसे रोबोट्स बनाने का ही प्रोजेक्ट मिला था। एबी की टीचर उस प्रोजेक्ट को तोड़ देते हैं। टीचर के इस बिहेवियर की वजह से एबी खुद भी टूट जाती है और रोते हुए फ्रेडी के पास जाती है और फ्रेडी रोबोट उससे कहता है कि वो उसका प्रोजेक्ट ठीक कर देगा, बस उसे एक कोड इंस्टॉल करना होगा। मासूम एबी उसका बताया कोड डाल देती है, पर दरअसल वो कोड रोबोट्स को आजाद करने का एक रास्ता था। एबी के कोड डालते ही वो सारे खूनी रोबोट्स अब आजाद हो चुके हैं। माइक को तभी शार्लेट के डैड मिलते हैं। वो माइक को वही म्यूजिक बॉक्स देते हैं और माइक से वो एक अजीब सी बात कहते हैं कि ये म्यूजिक बॉक्स उन रोबोट्स को शांत कर सकता है। माइक उनकी ये अजीब बात सुनकर फौरन समझ गया था कि एबी ने कुछ गलती कर दी है और उसने गलती से उन रोबोट्स को फ्री कर दिया है। इधर फ्रेडी स्कूल पहुंच जाता है और क्योंकि इस टाइम वो एबी का दोस्त बनकर आया है तो एबी के बदले तो जरूर लेगा। वो वहाँ उस खड़ूस टीचर को मार डालता है जिसने एबी का रोबोट तोड़ा था। इस खून खराबे से स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। स्कूल में मरने वाली टीचर की खबर हर जगह पहुंच जाती है और माइक और वेनिसा को भी मिल जाती है। वो भी फौरन स्कूल पहुंचते हैं और वेनिसा आकर इन रोबोट्स को देखती है और उसे पता चल जाता है कि मशीन्स के अंदर जो पहले सोल्स थी वो दोबारा जिंदा हो गई हैं। या कह लें कि पहले वो इन रोबोट्स के अंदर से चली गई थी और अब वो सोल्स दोबारा इन्हीं रोबोट्स में आ गई हैं। ये बात वो यहाँ के लोगों को बताती है। सभी लोग उसकी ये बात सुनकर डर जाते हैं और इसी टाइम पर सामने आता है माइकल, जो कि असली विलन है। माइकल सामने आते ही रोबोट्स को ऑर्डर देता है माइक को मारने का और यहाँ हमें ट्विस्ट पता चलता है कि इन रोबोट्स के अंदर वो पुराने वाले बच्चों की सोल्स नहीं थी, बल्कि इस माइकल के दोस्तों की सोल्स थी और इन सोल्स को माइकल खुद कंट्रोल कर रहा था और इसीलिए तो माइकल ने माइक को मरवाने का ऑर्डर भी दिया था। माइक भी समझ गया था कि रोबोट उसे छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए वो शार्लेट के डैड का दिया हुआ म्यूजिक बॉक्स चला देता है। उस म्यूजिक की धुन सुनते ही रोबोट्स का दिमाग घूम जाता है और वो कमजोर होने लगते हैं। इस टाइम पर कुछ अच्छे रोबोट्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं। असल में इन रोबोट्स के अंदर भी कुछ इंसानों की सोल्स थी, लेकिन वो अच्छी सोल्स थी और बुराई को पहचानती थी। वो माइक का साथ देने के लिए आई थी, इसीलिए वो माइकल पर, जो कि माइक का दुश्मन है और माइक को मारना चाहता है, उस पर हमला कर देती है। रोबोट्स आखिर इतना माइकल को मारते हैं कि वो यहाँ मर जाता है और फाइनली ये लड़ाई माइक और माइक के साथ ही जीत जाते हैं। लेकिन फिल्म यहाँ एंड नहीं होती। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में रिक नाम के लड़की की एक सोल माइक को एक डरावनी वार्निंग देती है कि अभी जो सब हुआ वो तो बस शुरुआत थी
वो उसे बताता है कि जब तक कि वेनिसा इन रोबोट्स के टच में रहेगी खतरा ऐसे ही बना रहेगा, हम ऐसे ही रोबोट्स के अंदर आकर तुम्हें परेशान करते रहेंगे। ये बातें सुनकर माइक और एबी डर जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो रोबोट जिसमें शार्लेट की सोल थी वो वेनिसा को अपने कब्जे में कर लेती है। और अब इसके बाद वो क्या करेगी, सेम मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।